अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंटरनेशनल ट्रेड। जैसा कि कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो लेक्चर है आज का टॉपिक सॉरी वो है इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड में बच्चे आज हम लोग देखेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होती है, उसके मेरिट्स क्या हैं, यानी कि उसके फायदे क्या हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के फायदे क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं। और उस हवाले से इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से कुछ थ्योरीज जो हैं वो मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट ने जो प्रेजेंट की थी उनको हम देखेंगे, जिनको हम क्लासिकल थ्योरी कहते हैं। तो ये चीज़ें जो इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से कुछ थ्योरीज बनाई गई बताई गई, उन हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। मेरिट्स डिस्कस करेंगे, डीमेरिट्स डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। और उसके बाद जो क्लासिकल थ्योरी है हमारे पास, उसमें दो लोगों की थ्योरीज हैं, यानी दो इकोनॉमिस्ट हैं हमारे पास। डेविड रिकार्डो है, उसकी थ्योरी है। और उसके बाद हमारे पास है हेक्चर ओलन, उसकी थ्योरी है। ये दोनों जो हैं क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स में आते हैं। तो ये दोनों जो थ्योरीज हैं ये आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि आपके पास इंटरनेशनल ट्रेड होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ जी, ये देखिए कि इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड, सबसे पहले डेफिनेशन है हमारे पास कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटरनेशनल बॉर्डर के अक्रॉस जब आप एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते हैं, यानी चीज़ों का जो तबादला करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अक्रॉस द बॉर्डर्स, यानी कि विद इन कंट्री की बात नहीं हो रही है, दूसरे कंट्री में इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात हो रही है कि इंटरनेशनल लेवल पे जब आप चीज़ें एक्सचेंज करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये इंटरनेशनल ट्रेड है। इसके साथ साथ हमारे पास नेशनल ट्रेड क्या होती है। नेशनल ट्रेड जो विद इन द बॉर्डर की जाती है, यानी पूरे कंट्री के अंदर जो चीजें सर्कुलेट हो रही होती हैं, एक्सचेंज हो रही होती हैं, गुड्स या सर्विसेज, उनको हम कहते हैं कि ये नेशनल ट्रेड है। और जब आपके पास एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर होगी या अक्रॉस द बॉर्डर होगी तो उसको हम कहेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ड्राइव्स ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी हमारे पास जो है वो डेवलप हो जाती है। ग्लोबल इकोनॉमी का क्या मतलब है कि ग्लोबली आपकी इकोनॉमी जो है वो बूस्ट अप कर जाती है। ग्लोबल इकोनॉमी का मतलब है कि आपकी इकोनॉमी दूसरी कंट्रीज की इकोनॉमी के साथ compete कर रही है, आपकी चीजें दूसरे ममालिक की जो चीजें हैं उनके साथ compete कर रही हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ को एनहांसमेंट मिलती है जब आप अपनी चीजें एक्सपोर्ट करते हो। अब जरूरी नहीं है कि इम्पोर्ट की जा रही हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सपोर्ट भी की जा रही है। जब आप चीजों को, अपनी कंट्री की गुड्स को आप एक्सपोर्ट करते हो या सर्विसेज जब एक्सपोर्ट करते हो तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह से बढ़ती है, जब हम अपनी चीजें दूसरी कंट्रीज में भेजेंगे तो लाजमी बात है कि हमें जो है आप ये कह लें कि फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। ठीक है, आपके पास जो हमारे पास बाकी कंट्रीज हैं, ठीक है, उन्हीं की करेंसी में हमें पेमेंट मिलेगी। तो उससे क्या होता है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, या हमारे कोई भी पाकिस्तानी जो हैं वो दूसरे कंट्रीज में जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिनको हम ओवरसीज पाकिस्तानी कहते हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी नेशनल इनकम में जो आप ये कह लें ग्रोथ का सबब बनते हैं। जब नेशनल इनकम में ग्रोथ होगी तो लाजमी बात है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो साथ साथ चलेंगी। उसके बाद है फॉस्टर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। उसके बाद हमारे पास क्या चीज होती है कि इंटरनेशनल ट्रेड में हमारे इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, यानी कि इंटरनेशनल लिंक्स बन जाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स बन जाते हैं, दूसरे कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन हो जाती है, यानी म्यूचुअल कोऑपरेशन से चीजें चलती हैं। कि जैसा कि हम लोग अगर बात करें, ओपैक कंट्रीज हैं। ओपैक कंट्रीज कौन से होते हैं, जहाँ पे आपके पास जो जिन कंट्रीज में ऑयल मौजूद होता है उनको हम लोग ओपैक कंट्रीज कहते हैं। जैसे कतर है, सऊदी अरेबिया है, दुबई है, ये जो कंट्रीज हैं ये ओपैक कंट्रीज हैं। जब जैसा हम लोग पाकिस्तान में अब ओपैक कंट्रीज के साथ एक कॉरपोरेशन चल रही है कि ओपेक कंट्रीज हमें क्या करेंगे, ऑयल और उससे जो मुतलका प्रोडक्ट्स होती हैं वो हमें एक्सपोर्ट करते हैं। और हम उन्हें क्या चीज देते हैं, हमारे पास जो जितने भी फूड आइटम्स होते हैं वो, और उसके बाद जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मुतलका जितनी भी चीजें होती हैं हम इन कंट्रीज को देते हैं। तो ये है आपस में म्यूचुअल कॉपरेशन, इंटरनेशनल कॉपरेशन है कि आप ये चीज हमें दें और हम बदले में आपको ये चीज हम दे देंगे। जैसा कि आपने बार्टर सिस्टम पढ़ा था अपने पिछले क्लास में, जो हमारा टॉपिक था क्लास में, आप लोगों ने मनी से बार्टर सिस्टम पढ़ा था। वहां पर यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रही है, म्यूचुअल कॉपरेशन से चीजें जो हैं वो एक्सचेंज हो रही हैं कि जो है ओपेक कंट्रीज हमें ये चीज देंगे, बदले में हम उनको ये चीज देंगे, या किसी और कंट्री के साथ, बांग्लादेश वगैरह है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये जो कंट्रीज हैं इनको हम फूड आइटम्स सर्व करते हैं और बदले में ये जो हमें मुख्तलिफ किस्म की जो चीजें हैं वो प्रोवाइड कर रहे होता है। जैसे कीनिया हमें चाय प्रोवाइड कर रहा होता है।
तो ये है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ। अब मेरिट्स क्या है इंटरनेशनल ट्रेड के, जो हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह से होती है कि इंटरनेशनल ट्रेड का हमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारी जो इकोनॉमी होती है वो बूस्ट करती है। किस तरह से बूस्ट करती है कि जीडीपी हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। बूस्ट जीडीपी का मतलब है कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो आपने अपने थर्ड लेक्चर में पढ़ा था, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपकी बूस्टअप होती है थ्रू एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के तरीके से आपकी जो जीडीपी है वो इंक्रीज हो रही होती है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि वैरायटी ऑफ गुड्स। अब जब हम इंटरनेशनली कोई चीज अपनी कंट्री में ला रहे हैं या कोई चीज दूसरे कंट्री को भेज रहे हैं, तो आपके पास वैरायटी ऑफ गुड्स होंगी कि कंट्री में एक ही चीज बन रही है, लोग एक ही चीज यूज कर रहे हैं, बाहर से कोई चीज हमने मंगवाई है वो एक नई चीज है, यानी कि आपके पास वैरायटी आ गई है गुड्स में। इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ डाइवर्स प्रोडक्ट फॉर कंज्यूमर। मुख्तलिफ किस्म की डाइवर्स मतलब मुख्तलिफ अनवाع इकसाम के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंज्यूमर के लिए आपके पास अवेलेबल हो जाती हैं। उसमें आपके ये कह लें कि आपके पास अवेलेबिलिटी होती है गुड्स की, उसमें वेराइटीज होती हैं, वो कंज्यूमर्स को मिल जाती हैं। यानी एक ही चीज जो अपनी कंट्री की चीज जो है वो यूज कर रहे होते हैं, उसके अलावा जो है हमें दूसरे कंट्री की चीज जो है बहुत अच्छी, और एक आप ये कह लें कि एक नई चीज हमें मिल जाती है, वेराइटी ऑफ गुड्स मिल जाती है। एफिशिएंसी और स्पेशलाइजेशन कैसे होती है कि कंट्रीज जो होती हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे होते हैं वो क्या करती है, स्पेशलाइजेशन करते हैं प्रोडक्शन में। जहां पर उन्हें एडवांटेज हो रहा होता है उस चीज में स्पेशलाइजेशन करते हैं। स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि अपनी इन्वेस्टमेंट उस चीज में करना कि जहां पर आपको एडवांटेज ज्यादा हो रहा है, कंपैरेटिव एडवांटेज ज्यादा हो रहा है। जैसा कि एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि हम सऊदी अरब की बात करते हैं और पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब जो है हमारे जो ऑयल है, ठीक है, ऑयल फील्ड हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन कंपैरेटिवली हमारे पास इस तरह की ऑयल फील्ड मौजूद नहीं है जितनी कि सऊदी अरब में मौजूद है। और सऊदी अरब में भी कपड़ा बन रहा है, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सऊदी अरब में भी है, लेकिन कंपैरेटिवली उनको जो है वो ज्यादा कॉस्ट बर्दाश्त करना पड़ती है क्योंकि उनके पास सोर्सेज नहीं है। ठीक है, जो उनके सोर्स हैं, जो 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 चीजें आपके पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होनी है, उनको वो सोर्स अपनी कंट्री में लाने के लिए बहुत ज्यादा जो है वो कॉस्ट बर्दाश्त करना पड़ती है। तो जो सऊदी अरब है, कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब है कि दोनों चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, तेल भी प्रोड्यूस हो रहा है और आपके पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी बूस्ट अप कर रही है। लेकिन जो ज्यादा फोकस है सऊदी अरब का वो किस चीज पे है, अपनी ऑयल और ऑयल से मुतल्लिका जो भी प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं उस पे फोकस कर रहा होता है। और पाकिस्तान जो है वो जिस चीज पर उसको कॉस्ट कम आ रही है उस चीज में स्पेशलाइजेशन कर रहा है, जैसा कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या रॉ मटेरियल्स वगैरह हो गए, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, उस पर फोकस कर रहा होता है। तो अब क्या होता है कि पाकिस्तान में भी जो है ऑयल फील्ड मौजूद हैं, दोनों चीजें मौजूद हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑयल फील्ड, सऊदी अरब में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑयल फील्ड मौजूद हैं। लेकिन सऊदी अरब ने कहाँ स्पेशलाइजेशन की, ऑयल में स्पेशलाइजेशन की और उससे मुतल्लिका जो है आपके पास इंडस्ट्रीज लगाई। पाकिस्तान में क्या है कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज जो है, सॉरी, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि कंपैरेटिवली हमें वहां पर जो है कॉस्ट कम बर्दाश्त करना पड़ती है। अगर पाकिस्तान अपनी ऑयल फील्ड के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज अगर लगा भी लेता है तो हमें कॉस्ट ज्यादा बर्दाश्त करनी पड़ती है कंपैरेटिवली। अगर सऊदी अरब को देखें तो कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब है कि दोनों कंट्रीज का कंपैरिजन में देखेंगे कि जिस चीज में आपको एडवांटेज ज्यादा हो रहा है आप वो चीज प्रोड्यूस करें, और दूसरी कंट्री को जिस चीज में एडवांटेज ज्यादा हो रहा है वो चीज प्रोड्यूस करें और आपस में फिर एक्सचेंज कर लें। इस हवाले से हम आगे जाके एक जो थ्योरी है कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी है वो भी पढ़ेंगे। वो जो है नेक्स्ट हम लोग मेरिट्स और डिमेरिट्स के बाद डिस्कस करेंगे। उसके बाद है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है कि आपके पास एक किसी चीज के अंदर हम लोग कहते हैं कि इनोवेशन लाई गई है, तब्दीली लाई गई है, या आप सिंपल अगर आप ये कह लें कि अगर आप कोई ऐप करते हैं, आपने उस ऐप को, हमने ये कहा है कि उस ऐप में आपने उसको अपडेट कर दिया। ठीक है, इनोवेशन का मतलब होता है किसी चीज को अपडेट करना। होती वही चीज है लेकिन अपडेट हुई हुई, उसके अंदर कुछ नई चीजें होंगी, नए फीचर्स होंगे, आपके पास कुछ नई चीजें ऐड कर दी जाएंगी। जैसा कि अगर आप व्हाट्सएप की बात करें, ठीक है, व्हाट्सएप जो आज से 3-4 साल पहले चले जाएं वैसा व्हाट्सएप नहीं था। अब आके देखें तो आपके पास व्हाट्सएप के अंदर एआई को जो है वो लॉन्च किया गया, वो एक नई चीज है, इनोवेशन है वही चीज लेकिन उसके अंदर थोड़ी बहुत तब्दीलियां की गई हैं। तो इनोवेशन का मतलब होता है कि आपके पास एक जो थोड़ी सी आप ये कह लें कि जिद्दत की बात हो रही है, जदीद चीजें आपके पास, न्यू टेक्नोलॉजीज, नई नई चीजें आ रही हैं,
उस चीज को कहते हैं इनोवेशन। एक्सपोजर टू ग्लोबल कंपटीशन, जब आपके पास आप ग्लोबल कंपटीशन में आते हैं, अपनी चीजों को एक्सपोज करते हैं या अपनी चीजों को ग्लोबल कंपटीशन के हवाले से लेके जाते हैं, तो उसमें आप इनोवेशन और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट यूज करते हैं। यानी कि अब ये तो नहीं है कि आप लोग जो हैं अपनी स्मॉल स्केल पे बनी हुई जो चीजें हैं आपके पास, जो पुराने और फरसूदा तरीके हैं उनसे बनी हुई जो जो भी चीजें होंगी, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, वो आप इंटरनेशनल मार्केट में ले जाएं। ऐसा नहीं है, आप लोग बेहतर से बेहतरीन चीज बना के उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ला के अपनी जो चीजें हैं वो ग्लोबली रिप्रेजेंट करोगे ताकि उसकी डिमांड ज्यादा हो जाए। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो हैंडमेड चीजें होती हैं वो चीजें उठा के हम लोग ले जाएं ग्लोबल कंपटीशन में, वहां पर तो हमारी चीजें रिजेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि जो दुनिया वो बहुत आगे पहुंच गई है। मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजी, मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक, एडवांसमेंट्स वगैरह अपनी चीजों में ला के और बहुत कमाल की चीजें जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी चीज की डिमांड ही कम हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जब हम इंटरनेशनल इसके साथ इंटरनेशनल लेवल पे अपनी चीजों को लेके जाते हैं, यानी दूसरी कंट्रीज के साथ इन टच होते हैं, तो वहां पर हम जो है चीजों में इनोवेशन लाते हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लाते हैं, ताकि हमारी चीजें नई टेक्नोलॉजीज के हवाले से जो भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उस हिसाब से प्रोड्यूस की हुई हो और बहुत ही बेहतरीन चीज हमारी प्रोड्यूस हो, और वो जो है दूसरे कंट्री में जाए और उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाए। उसके बाद जो है उसके बाद बच्चे ये जो आपके पास यहाँ पे एक ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, ये आपके पास हेडिंग है, ये इसके साथ मर्ज हो गई है गलती से। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है इनोवेशन के बाद, ये इनोवेशन के साथ पॉइंट नहीं है, ये अलग पॉइंट है, ये इसके साथ गलती से मर्ज हो गया। तो ये है आपके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये अलग पॉइंट है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से का क्या मतलब है कि आपके पास जो इंटरनेशनल ट्रेड में आपको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, यानी दूसरे कंट्रीज में आपको मुख्तलिफ किस्म के जो कंट्रीज में जॉब्स वगैरह आई होती है, जैसे दुबई, सऊदी अरब, कतर, ओमान की जो पाकिस्तानी लोगों के लिए लेबर की जॉब्स आई हुई होती हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड में जब आपके दूसरे कंट्रीज के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, आपके ट्रेड वगैरह चल रहा है, तो आपके कंट्री से लोगों को पिक किया जाएगा, यानी लेबर फोर्स को पिक किया जाएगा, उनको मुख्तलिफ किस्म की एड्स वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी। तो जो है आपके पास एशियन कंट्रीज जितने भी हैं उनके अंदर से लेबर फोर्स जो है वो पिक की जाती है, क्योंकि ये जो एशियन कंट्रीज हैं, स्पेशली आप बात कर लें पाकिस्तान की, इंडिया की, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये जो कंट्रीज हैं ये आपके पास अंडर डेवलप कंट्रीज हैं। तो हम इन अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, और दूसरी चीज ये है कि यहाँ इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। तो यहाँ इन कंट्रीज में, ये जो आपके पास अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन इनके पास जो है एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है। जैसे पाकिस्तान की एग्जांपल आपके सामने कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं, लेकिन लोग जो है वो डिग्री लेके फिर रहे होते हैं, बेचारे मारे मारे फिर रहे होते हैं, किसी किस्म का कोई रोजगार उन्हें प्रोवाइड नहीं हो रहा होता। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे कंट्री के अंदर लेबर फोर्स ज्यादा है, जबकि कंपैरेटिवली दूसरी कंट्रीज के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो लॉ बनाए गए हैं, ठीक है, पॉपुलेशन के हवाले से, जैसे वन चाइल्ड पॉलिसी या मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर, तो इस वजह से उनकी पॉपुलेशन कम है। पॉपुलेशन कम है इट्स मीन उनके पास लेबर फोर्स कम है, तो वो ज्यादा जो फोकस करते हैं वो इन उन कंट्रीज पे फोकस करते हैं कि जहाँ पे लेबर फोर्स ज्यादा है और जो काम कर सकते हैं और जो जिनको जरूरत है वहां से फिर लेबर फोर्स पिक की जाती है। तो इससे क्या होता है कि आपको जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो मिल जाती हैं। उसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग जैसे सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि जब हम कोई चीज इंपोर्ट कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यानी एक कंट्री इंपोर्ट कर रहा है, दूसरा एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो अर्निंग होगी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान जो है वो इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, इंपोर्ट क्या चीज कर रहा है कि ऑयल है आपके पास, मुख्तलिफ किस्म की जो आप ये कह लें वैक्सीन वगैरह हैं वो इंपोर्ट कर रहे हैं। अब जब इंपोर्ट की जा रही है तो इट्स मीन कि हम अपनी ही करेंसी में दूसरे कंट्री को पे कर रहे हैं, वो उनके लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हो गई। और हम जो है पाकिस्तान जो कंट्री है पाकिस्तान, वो जो चीजें अपनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास टेक्सटाइल के हवाले से हो सकती हैं, स्पोर्ट्स गुड हो सकती हैं, आपके रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं, हम जो दूसरी कंट्रीज को ये चीजें एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं और बदले में हम हमें उन्हीं की करेंसी में जो पैसा मिल जाता है वो हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का बायस बन जाता है। तो उससे क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज कंट्री में आता है, और जब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज कंट्री में आएगा तो आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वो इंप्रूव होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है कि आपकी जो पेमेंट में बैलेंस खराब हो गया, यानी कि बैलेंस नहीं रहा। वो बैलेंस कैसे रहता है, जैसा कि हम लोग जब किसी कंट्री से कर्जा वगैरह ले लेते हैं, लोन लेते हैं, तो उसके बदले में जो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट अप्लाई होता है, पहले ही हमने कर्जा लिया है, ठीक है,
हमारे मतलब कि हमारी जो आप ये कह लें कि नेशनल इनकम कम है तभी हमने कर्जा लिया। अब जब हम पहले कर्जा ले चुके हैं, फॉर एग्जांपल हमने जो है लाखों के हिसाब से कर्जा ले लिया, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट अप्लाई होगा, इंटरेस्ट रेट अप्लाई होने की वजह से वो चीज करोड़ों में चली जाती है। जब हमारे पास पहले ही लाखों के हिसाब से पेमेंट है ही नहीं, तो हम करोड़ों कैसे जो है वो उनको पे करेंगे। उससे क्या होता है कि आपकी जो पेमेंट में बैलेंस नहीं रहता है। बैलेंस किस तरह से नहीं रहता है कि हम उस कर्जे को, ठीक है, वो कर्जे की पेमेंट देने के लिए हम और कर्जा ले लेते हैं। उससे क्या होता है कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो चीज चलती आ रही है, और पाकिस्तान जो है वो शुरू से अब तक जो है वो कर्जे के बोझ तले दबा हुआ है। यानी कि हमारा जो कर्जा है वो खत्म क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने जो पहले कर्जा लिया हुआ होता है उसको हम लोग प्रॉपर, जो आपके पास सेक्टर्स हैं या प्रॉपर जहाँ स्पेशलाइजेशन उसकी होनी है वहां हम स्पेशलाइजेशन करते नहीं है। उस चीज उन जो लोन हैं उनको किसी ऐसी जगहों पे अपनी जाती मफाद के लिए यूज कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए इकोनॉमी में अर्निंग का बायस नहीं बनती है, ना वो इन्वेस्टमेंट बनती है। जब वो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं बनेगी तो लाजमी बात है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट बन ही नहीं रही है, तो उसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा? आउटपुट तो जीरो मिलेगा। जब आउटपुट ही नहीं है तो अगले नेक्स्ट जो टाइम पीरियड जो भी दिया गया, तो हम उस टाइम पीरियड के अंदर वो लोन पे ही नहीं कर पाते हैं। और जब लोन पे ही नहीं करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, तो उस लोन को पे करने के लिए हम और लोन ले लेते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो आपकी जो इम्प्रूवमेंट आएगी इसमें पेमेंट में, और उसमें बैलेंस आएगा किस तरह से कि जब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा तो आप उसी फॉरेन एक्सचेंज को अपनी करेंसी में कन्वर्ट करवा के अपनी जो पेमेंट्स आपकी पेंडिंग है वो पेमेंट कर लोगे। उसके बाद देखिए पॉलिटिकल एंड कल्चरल एक्सचेंज। अब पॉलिटिकल और कल्चरल एक्सचेंज किस तरह से होता है कि फॉर एग्जांपल हम दूसरी कंट्री से कोई चीज मंगवा रहे हैं, ठीक है, इट्स मीन कि वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो बनी हुई चीज है वो उस कल्चर को रिप्रेजेंट करी, उस वो कल्चर हमारे कंट्री में आ गया। जैसे कि आप वेस्टर्न ड्रेसेस देख लें। अब पाकिस्तान का जो नेशनल ड्रेस है वो तो कमीज शलवार है, लेकिन जब हमने चीजों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट किए तो हमारा कल्चरल एक्सचेंज आ गया। कल्चरल एक्सचेंज में आपके पास अभी लास्ट जो है ये ड्रामा था, जो अर्तुगरुल गाजी वाला था और उस्मान गाजी वाला जो एक ड्रामा चला था, उसमें क्या हुआ कि आपके पास इस तरह से भी आपके पास डिजिटली भी चीजें जो हैं वो एक्सचेंज हो जाती हैं। कि कल्चरल एक्सचेंज आप लोगों ने देखा होगा कि उस टाइम पीरियड के अंदर जब ये ड्रामा आया था, तो ये जो टाइम पीरियड था उसमें पाकिस्तान मतलब ज्वेलरी के हवाले से अगर आप देखें तो जो उनके ड्रामा के अंदर मुख्तलिफ कैरेक्टर्स ने, जो फीमेल कैरेक्टर ने, उन्होंने जो ज्वेलरी वेयर की हुई थी, वो सारी ज्वेलरी आपको बहुत ज्यादा तकरीबन हर ज्वेलरी शॉप पे वो आपको नजर आ रही थी। वैसी ज्वेलरी जो उनकी थी वो आपको नजर आना शुरू हो गई। इट्स मीन कि कल्चर एक्सचेंज हो गया, यानी कल्चरल एक्सचेंज हो। और फिर पाकिस्तान की जो चीजें दूसरे कंट्रीज में जाती हैं, जैसे लेदर बैग्स हो गए, या आपके पास मुख्तलिफ किस्म की जो चीजें हैं पाकिस्तानी, हमारी जो ज्यादातर जो है वो कढ़ाई वाले जो, या आप जिनको आप एम्ब्रॉयडरी कहते हैं, वैसे जो कपड़े हैं वो ज्यादातर दूसरे कंट्रीज में उनकी डिमांड ज्यादा है। इट्स मीन कि ये कल्चर हमारा है लेकिन वो दूसरे कंट्रीज में जो है वो प्रमोट हो रहा है। तो इस वजह से आपके पास सिर्फ और सिर्फ अपनी इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से वो प्रमोट हो रहा है। उसके बाद कॉपरेशन अमंग नेशंस, ये चीज पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये किस चीज को प्रमोट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग और कॉपरेशन, जो कंट्रीज के दरमियान कॉपरेशन और अंडरस्टैंडिंग है उस चीज को प्रमोट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखिए, नेक्स्ट इसके कुछ डीमेरिट्स में, जहां पे आपके पास कुछ मेरिट्स हैं वहां पर उस चीज के कुछ डीमेरिट्स भी मौजूद हैं। डीमेरिट्स भी मौजूद हैं जैसा कि डोमेस्टिक जॉब लॉसेस। डोमेस्टिक जॉब लॉसेस का मतलब क्या होता है कि ये चीज जो है इंटरनेशनल ट्रेड ये अनएम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करती है। किस तरह से? इट कैन लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज अनेबल टू compete विद imports। जब आप अपनी इंपोर्ट्स को compete नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि आप अपनी जो आपने इंपोर्ट की है, ठीक है, चीजों को अपने कंट्री में लेके आए हैं, अगर आप उस चीज को compete नहीं कर रहे हैं, अपनी इंपोर्ट्स के साथ कंपटीशन आपका नहीं हो रहा, तो उस चीज में क्या होगा कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है इंडस्ट्रीज में बढ़ जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह से बढ़ेगी? देखें कि आपके पास आपकी कंट्री में कोई इंपोर्ट्स आई हैं, लोग जो है वो ज्यादातर इम्पोर्टेड चीजों पे फोकस करेंगे। अब जब इम्पोर्टेंट चीजों पे फोकस कर रहे हैं इट्स मीन कि वो अपनी
कंट्री से भी वैसे ही डिमांड करें कि यही चीज हमें अपनी कंट्री में भी चाहिए। अब जब आप वो चीजें जो आपने इंपोर्ट की हैं वो आपके पास ऐसे डेवलप कंट्रीज की बनी हुई चीजें हैं, उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, उसमें जो है ज्यादा कैपिटल यूज किया गया, एडवांस तरीके यूज किए गए हैं, लेकिन जो है आपके पास अंडर डेवलप कंट्रीज हैं वो उन इम्पोर्ट्स को जो है वो कम्पीट ही नहीं कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि लोग ज्यादातर जो है वो अपनी कंट्रीज के लोग जो है वो ज्यादातर इम्पोर्ट्स को प्रेफर करना शुरू कर देते हैं और अपनी कंट्री की चीजों को छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है कि जब आप अपनी कंट्री की चीजों को छोड़ देंगे यानी डिमांड कम कर देंगे, लाजमी तौर पे जब आप किसी चीज की डिमांड कम हो गई है। जब आपके पास अपनी जो कंट्री में चीज की डिमांड जो है वो कम हो गई है, उसमें क्या होगा कि चीज की डिमांड कम होने से सप्लाई कम हो जाएगी। कि लाजमी तौर पे अब देखिए इंटरप्रेन्योर को पता है कि हमारी चीजों की डिमांड ही कम है, तो वो सप्लाई करना कम कर देगा। जब चीजें सप्लाई कम हो रही हैं तो उसमें क्या होगा कि जब चीजों की सप्लाई कम हो रही है, सप्लाई बंद कम रही है, तो क्या होता है कि लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है कि ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। जब आपके पास चीज की डिमांड ही नहीं है तो ज्यादा लोगों की भी जरूरत नहीं है। इस तरह से आपके पास जो लोग होते हैं वो जॉबलेस हो जाते हैं। उसके बाद देखिए डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी किस तरह से होता है कि हम दूसरे कंट्री पे डिपेंड करना शुरू कर देते हैं कि ये चीज हमें फलाना कंट्री बस भेज देगा, उस पर हम लोग डिपेंड करना शुरू हो जाते हैं। हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम पीरियड में वो अपनी पॉलिसीज चेंज कर दें, ठीक है, या हमारी कंट्री की कुछ ऐसी पॉलिसीज चेंज हो जाएं कि हम उस कंट्री के साथ आने वाले टाइम पीरियड में ट्रेड बंद कर दें। तो उससे क्या होता है कि हम जो मुकम्मल तौर पे किसी कंट्री पे डिपेंड कर रहे होते हैं उससे तो हमें नुकसान हो जाएगा। ओवर जो रिलायंस है ऑन फॉरेन गुड्स कैन वीकन डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अब जब हम डिपेंड करना शुरू कर देते हैं आपके पास फॉरेन गुड्स पे, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो वीक हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे डिपेंडेंसी की बात की जाती है कि जब हम डिपेंड करना शुरू कर देते हैं फॉरेन गुड्स पे, तो क्या होता है कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो खराब होनी शुरू हो जाती है, वीक हो जाती है। उसके बाद ट्रेड इम्बैलेंस। ट्रेड इम्बैलेंस कैसे है? प्रेसिडेंट ट्रेड डेफिसिट कैन स्ट्रेन इकोनॉमिक्स इकोनॉमीज, सॉरी। अब देखिए यहाँ पर इस बात का क्या मतलब है कि प्रेसिडेंट प्रिजिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट कैन स्ट्रेन इकोनॉमीज। अब इस बात का क्या मतलब है कि ट्रेड इम्बैलेंस में जो प्रिजिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट है वो स्ट्रेन करता है इकोनॉमी को। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि ट्रेड में आपकी इम्बैलेंस किस तरह से आता है। स्ट्रेन का मतलब होता है स्ट्रेस होता है प्रेशर डालना, और स्ट्रेन होता है खींचना। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन मिलके आपके पास प्रेशर बनते हैं। तो स्ट्रेन जो होता है आपके पास वो खींचना होता है, खिंचाव आ जाता है। किस चीज में खिंचाव आ जाता है? यानी कि आपकी इकोनॉमी जो है वो लैग कर जाती है। किस तरह से लैग कर जाती है कि आपके ट्रेड डेफिसिट्स आना शुरू हो जाते हैं। ट्रेड डेफिसिट्स किस तरह से आते हैं? ट्रेड डेफिसिट इस तरह से आते हैं कि जब आपकी ट्रेड इम्बैलेंस शुरू हो जाती है तो वहां पे आपको ट्रेड में नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। नुकसान किस तरह से बर्दाश्त करना पड़ता है कि आपकी इंपोर्ट्स ज्यादा हो जाती हैं और एक्सपोर्ट्स कम हो जाती हैं। इस तरह से आपकी जो पेमेंट्स हैं, आपकी जो पे करने वाली जो पेमेंट्स आपने जो दूसरों को पे करनी है वो ज्यादा हो जाती हैं, और बदले में आपने जो कोई चीज लेनी है वो चीज उसकी जो पेमेंट होती है वो कम हो जाती है। उसके बाद देखिए एक्सप्लोइटेशन रिस्क क्या होते हैं। एक्सप्लोइटेशन रिस्क का मतलब ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं माइट फेस एक्सप्लोइटेशन ड्यू टू अनइक्वल ट्रेड टर्म्स। अब एक्सप्लोइटेशन का क्या होता है? एक्सप्लोइटेशन का मतलब है किसी चीज को एक्सप्लॉइट करना। ठीक है, एक्सप्लॉइट का मतलब है खराब करना। जैसे मैंने आपको आपको याद होगा क्लास के अंदर एक सोलर सिस्टम की एक एग्जांपल दी थी कि जो नए आने वाले लोग होते हैं उनको इकोनॉमी से या उनको उस बिजनेस से निकालने के लिए मुख्तलिफ किस्म के टैक्टिक्स यूज किए जाते हैं कि ये हमारे कंपटीशन में ना आए।
तो होता क्या है कि जब आपके पास आपकी इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट हो जाती है, इंटरनेशनल लेवल पे आप अपनी चीजें जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर देते हैं, जैसा डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सप्लोरेशन फेस करना पड़ती है अनइक्वल ट्रेड टर्म्स। यानी ट्रेड टर्म्स अनइक्वल होते हैं। ट्रेड टर्म्स अनइक्वल का क्या मतलब है कि जो आपके पास डेवलप कंट्रीज हैं उनको मुख्तलिफ किस्म की एड्स प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन अभी तो ये जो डेवलपिंग कंट्री है ये तो फिलहाल अभी मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में एंटर हो रहे हैं। तो उसका उसका नुकसान क्या होता है कि ये वाले जो कंट्रीज होते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के टैक्टिक्स यूज करके, मुख्तलिफ किस्म की जो ट्रेड यूनियंस के साथ, जो आपके पास इंटरनेशनल ट्रेड यूनियंस हैं, उनके साथ गठजोड़ करके इन जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं इनको आप ये कह लें कि उस रेस से ही बाहर निकाल देते हैं। मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स यूज करके, मुख्तलिफ किस्म के टैक्टिक्स यूज करके, मुख्तलिफ किस्म की इनकी जो डेवलपिंग कंट्रीज की जो गुड्स होती हैं उनके अंदर किसी न किसी किस्म की नुक्ताचीनी करके उन चीज़ों को, उनका जो है आप ये कह लें कि उनकी क्वालिटी को लो करके, या किसी भी किस्म की कोई ना कोई जो है वो आप ये कह लें कि नुक्ताचीनी करके इन कंट्रीज को उस रेस से बाहर निकाल देते हैं। फिर आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या कैसे होते हैं कि इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका, इंटरनेशनल ट्रेड का, कि इंक्रीज प्रोडक्शन। कि जब आपको पता चल जाता है कि फलां कंट्री की हमारे साथ इंटरनेशनल ट्रेड चल रही है और हमने ये चीज फलां कंट्री को एक्सपोर्ट करनी है, तो आप अपनी कंट्री की जो डिमांड है उससे थोड़ा ज्यादा प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। जब ज्यादा प्रोडक्शन शुरू करते हैं, इट्स मीन कि जो आपकी कंट्री की डिमांड है वो पूरी हो जाए, और जो फिर दूसरे कंट्रीज जो हमसे डिमांड कर रहे हैं उनकी भी वो डिमांड पूरी हो जाए। तो इस सिलसिले में हम क्या करते हैं, ओवर प्रोडक्शन कर देते हैं। ओवर प्रोडक्शन से क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन होती है और फिर ट्रांसपोर्टेशन जो है कंट्रीब्यूट टू पोल्यूशन एंड रिसोर्सेज डिप्लीशन। अब इस चीज में जब आप ओवर प्रोडक्शन करेंगे, इट्स मीन कि आपके पास जहां पर इंडस्ट्रीज जो हैं वो 6 घंटे काम कर रही हैं, वो 8 घंटे काम करना शुरू, जहां 8 कर रही हैं वो 12 कर देंगी। जब 12 घंटे एक इंडस्ट्री में काम होगा तो आपके पास पोल्यूशन में इजाफा होगा। उस पोल्यूशन में इजाफे से पोल्यूशन में भी इजाफा होगा, और फिर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन, वो जो सारी की सारी चीजें आप दूसरे कंट्री में जो भेजने के लिए जो भी ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं वो भी पोल्यूशन काज करेगी। अब जब वो पोल्यूशन काज कर रही है, इट्स मीन कि हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है। इसके साथ साथ हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होते हैं। डिप्लीट का मतलब होता है, डिप्लीशन मीन कम होना, ठीक है। तो आपके रिसोर्सेज भी कम हो जाते हैं ओवर प्रोडक्शन के चक्कर में। उसके बाद देखिए लॉस ऑफ स्वर्जिनिटी। स्वर्जिनिटी क्या होती है कि इकोनॉमिक डिपेंडेंसी कैन इन्फ्लुएंस नेशनल पॉलिसीज एंड डिसीजन। अब जो हम इकोनॉमिकली किसी भी कंट्री पे डिपेंड कर रहे होते हैं, वो किस चीज को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, नेशनल पॉलिसीज को और डिसीजन को। कि हम लोगों ने नेशनल पॉलिसीज और डिसीजन इस तरह से लेने हैं कि आपके पास हमारी जो, हम जो है दूसरे कंट्रीज पे डिपेंड कर रहे होते हैं, उस हिसाब से हमें अपनी पॉलिसीज बनानी पड़ती है। जैसा कि आईएमएफ देखें, अभी लास्ट कुछ टाइम पीरियड में आप आईएमएफ देखें, हम आईएमएफ पे डिपेंड कर रहे हैं, आईएमएफ से कर्जा ले रहे हैं। अब जब आईएमएफ से कर्जा ले रहे हैं तो हम अपना बजट और जो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं और जो आपके पास नेशनल पॉलिसीज हैं या डिसीजन है, हम आईएमएफ के ही जो बताए गए रूल्स और रेगुलेशंस या उनकी जो डिमांड्स होते हैं उस हिसाब से बनाते हैं। हम अपनी कंट्री को नहीं देख रहे हैं। जब आपके पास, हम आईएमएफ से कर्जा लेते हैं, आईएमएफ ने जो बात करनी है कि अब जो है पेट्रोल प्राइसेस में इंक्रीज करने, फला करने, ये बात करनी, ये बात करनी, उस हिसाब से हम अपनी पॉलिसीज बना लेते हैं। इट्स मीन कि जब हम किसी बंदे पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं, मतलब कि जब किसी कंट्री पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आप ये कह लें कि हम उस कंट्री के एहसानमंद हो जाते हैं। उस हिसाब से फिर हमें अपनी पॉलिसीज लेके चलना पड़ती है। इसके बाद देखिए हमारे पास जो थ्योरीज की हमने बात की थी वो थी क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब हमने पढ़नी है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से जो क्लासिकल थ्योरीज हैं वो कौन सी हैं, वो हमारे पास क्लासिकल थ्योरीज का मकसद क्या है, मतलब क्या है। अब दो लोगों ने जो है क्लासिकल थ्योरी दी है, एडम स्मिथ है और डेविड रिकार्डो जो है। इन दो लोगों ने आपके पास जो इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से थ्योरीज पेश की, ठीक है। अब जो तीसरी मैंने आपको हेक्शन ओलन की बताई थी, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के जो क्लासिकल थ्योरी में हम ये दो थ्योरीज पढ़ेंगे, एडम स्मिथ की और डेविड रिकार्डो की।
अब ये जो क्लासिकल थ्योरीज है ये क्या कर रही है, लेड द फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ट्रेड डायनामिक्स। जो आपके पास इंटरनेशनल ट्रेड के डायनामिक्स हैं उनके लिए इन्होंने आप ये कह लें कि एक फाउंडेशन प्रोवाइड की है कि किस तरह से आपके पास इंटरनेशनल ट्रेड होती है, यानी किस बेसिस पे आपके पास इंटरनेशनल ट्रेड जो एग्जिस्ट करती है। जैसा अभी हम लोगों ने पिछला पढ़ा था कि कंपैरेटिव जो एडवांटेज जिस कंट्री को होगा उस हिसाब जिस कंट्री को जिस गुड्स बनाने में, या आप ये कह रहे हैं जो भी चीज बनाने में एडवांटेज ज्यादा होगा वो उस चीज को प्रोड्यूस करेगा, और दूसरी कंट्री को जिस चीज को बनाने में एडवांटेज ज्यादा होगा वो उन चीजों को प्रोड्यूस कर लेंगे। फिर ये दो कंट्रीज जो होंगे, कंट्री ए और कंट्री बी, ये आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में और क्या पढ़ेंगे कि एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो की जो कंट्रीब्यूशन है उनको देखेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास आती है एडम स्मिथ की जो थ्योरी है विच इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एडवांटेज। एक है एब्सोल्यूट एडवांटेज की और एक है कंपैरेटिव एडवांटेज की। एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब है कि मुकम्मल तौर पर जिस कंट्री को फायदा हो रहा होगा वो क्या करेगा। अब सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन टू एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज का क्या मतलब है कि पहले तो हमने ये देखना है कि ये थ्योरी किसने पेश की। ये थ्योरी जो है सबसे पहले एडम स्मिथ ने अपनी जो बुक थी द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में इसने प्रेजेंट की थी। इसकी बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें इसने ये थ्योरी पेश की थी 1776 में। एडम स्मिथ ने जिसका नाम है एब्सोल्यूट एडवांटेज। अब इस एब्सोल्यूट एडवांटेज में ये क्या कहता है कि अ कंट्री हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज। एक कंट्री को जो मुकम्मल तौर पे फुली जो एडवांटेज मिल रहा होता है कब, इफ इट कैन प्रोड्यूस अ गुड मोर एफिशिएंटली। अगर वो एक गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत ही एफिशिएंट तरीके से प्रोड्यूस किया जा रहा है यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज। अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि कम रिसोर्सेज को यूज करके ज्यादा चीज प्रोड्यूस की जा रही है। इसका मतलब है कि वो कंट्री एफिशिएंटली उस चीज को प्रोड्यूस कर रहा है। कि आप कम रिसोर्सेज को, आप ये देखें अपना दिमाग लगा के आप रिसोर्सेज की बेहतरीन एलोकेशन कर रहे हैं कि ये चीज हमारे पास कम है, इस कम चीज को ज्यादा लोगों पे कैसे हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो मेन इसका फोकस ये है कि जब एक कंट्री एफिशिएंटली किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहा होता है और उसको जो है एडवांटेज मिल रहा होता है, एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल रहा होता है तो दूसरे कंट्री से। अब इसके कहने का मकसद क्या है कि एक कंट्री वो चीज प्रोड्यूस करेगा कि जिस पे उसको जो है बहुत ज्यादा एडवांटेजेस मिल रहे होंगे, यानी उसको कोई नुकसान नहीं बर्दाश्त करना पड़ रहा, या उसके ऊपर जो कॉस्ट है वो ज्यादा नहीं आ रही है। और किस तरह से वो कंट्री चीजों को प्रोड्यूस कर रहा है, एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रहा है कि कम रिसोर्सेज में ज्यादा चीज प्रोड्यूस हो रही है। इट्स मीन कि आपको फायदा हो रहा है, आपके रिसोर्सेज जाया नहीं हो रहे। तो कंट्री जो है वो ये चीज प्रोड्यूस करेगा जिसमें उसको एडवांटेज ज्यादा हो। अब इसके की पॉइंट्स क्या हैं कि ये फोकस करते हैं स्पेशलाइजेशन पे। जैसे हमने अभी बात की, स्पेशलाइजेशन यही होती है कि देखभाल के सोच समझ के चीज को देखना कि चीज हमारे पास अवेलेबल कितनी है और हमें अब इस अवेलेबल चीज को बाकी पूरे के पूरे जो कंट्री हैं उस पे कैसे हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस चीज को कहते हैं स्पेशलाइजेशन। कंट्रीज जो है शुड स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स वेयर दे हैव एन एब्सोल्यूट एडवांटेज। अब यहाँ पे ये फोकस क्या कर रहे हैं कि कंट्रीज को स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए। किस चीज में स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए, गुड्स की प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए। कैसे कि जहां पर उनको एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल रहा हो, उन्हें किस किस्म का नुकसान ना बर्दाश्त करना पड़ रहा हो, मुकम्मल तौर पे आपको एडवांटेज हो रहा हो दूसरे कंट्री से कंपैरेटिवली अगर आप देखें कंट्री, कोई भी कंट्री बी की बात करें कि अगर कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है तो वो ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं और प्रोडक्शन आपके पास कम हो रही है, तो इट्स मीन कि कंट्री ए को ज्यादा फायदा हो रहा है। तो कंट्री ए जो है उस चीज पे फोकस करेगा कि मैं इस चीज को प्रोड्यूस करूं क्योंकि मेरे कम रिसोर्सेज यूज होके ज्यादा चीज की प्रोडक्शन हो रही है। और जो कंट्री बी है वो कंपैरेटिवली किसी और चीज को प्रोड्यूस करेगा कि जहां पर उसको कम रिसोर्सेज यूज करने पड़ेंगे। उसके बाद देखिए ट्रेड बेनिफिट्स क्या हैं। ट्रेड बेनिफिट्स ऐसे होते हैं कि ट्रेड अलाउ कंट्रीज टू फोकस ऑन देयर स्ट्रेंथ लीडिंग टू मोर एफिशिएंट ग्लोबल प्रोडक्शन। अब हमें ट्रेड बेनिफिट्स, अब इसके इस थ्योरी के की बेनिफिट्स, सॉरी जो की पॉइंट्स क्या हैं वो ये हैं कि ट्रेड के बेनिफिट्स होते हैं। ट्रेड के बेनिफिट्स क्या होते हैं कि ट्रेड हमें क्या अलाउ करती है टू फोकस ऑन देयर स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करें। और जो एफिशिएंटली ग्लोबल प्रोडक्शन जो है वो आप करें। किस तरह से कि एफिशिएंट तरीके से आप अपनी प्रोडक्शन करें, कौन से लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे। अब जब आपकी ट्रेड इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं उनको देख के चलना होगा कि हमें कौन सी चीज प्रोड्यूस करनी है और कम रिसोर्सेज को यूज करके कितनी चीज प्रोड्यूस करनी है और कितनी अच्छी चीज हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये चीज हमारा फोकस होता है। तो इसमें हमारे पास हमारी पॉलिसीज आ जाती हैं कि हम अपनी पॉलिसीज और अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पर फोकस कर रहे होते हैं, ध्यान से चीजों को लेके चल रहे होते हैं। ऐसे बेध्यानी में कोई भी पॉलिसी नहीं बना देते कि जिसमें हमारे रिसोर्सेज जो है वो जाया हो जाए। उसके बाद
एग्जाम्पल एक छोटी सी, जैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल ले ली थी, दोबारा एग्जाम्पल दी है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक कंट्री ए है, वो प्रोड्यूस कर रहा है 10 यूनिट ऑफ वीट पर आवर, यानी कि 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रही हैं वीट के पर आवर में। 1 घंटे के अंदर आपके 10 यूनिट वीट के प्रोड्यूस हो रहे हैं, जबकि दूसरा कंट्रीज जो है वो 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है वीट के पर आवर में। 1 घंटे के अंदर जो आपके जो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं वो 5 यूनिट है। कंट्री बी 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, कंट्री ए 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखिए, इन दो कंट्रीज को अगर आप देखें, ए और बी को, तो हमें देख के ही समझ आ रही है कि कंट्री ए को जो है वो ज्यादा फायदा हो रहा है। किस तरह से कि वो 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है 1 घंटे में, लेकिन दूसरा कंट्री जो है वो कम यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है उसी टाइम पीरियड में। तो लाजमी बात है कि कंट्री ए जो है उसको जो है फायदा हो रहा है, ज्यादा फायदा हो रहा है, कम टाइम में ज्यादा चीज प्रोड्यूस हो रही है। तो कंट्री ए जो है वो स्पेशलाइजेशन कर लेगा, किस चीज में, वीट में स्पेशलाइजेशन कर लेगा। और कंट्री ए हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन वीट प्रोडक्शन। अब कंट्री ए को एडवांटेज है वीट प्रोडक्शन के अंदर। अब इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं इसकी? इंकरेजेस नेशंस टू इंगेज इन ट्रेड फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। अब यहाँ पे आपके पास ये जो थ्योरी दी गई थी, इसका फोकस क्या था कि ये इनकरेज करता है नेशन को किस चीज में, टू इंगेज इन ट्रेड फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, के अपने जो जाती मफाद हैं, ठीक है, उस पे फोकस ना करें। आप फोकस किस चीज पे करें कि आपकी नेशन का जो फायदा मिल रहा है, जिस चीज में नेशन को फायदा हो रहा है, आप उस चीज पे फोकस करें। यानी कि जब आप अपने पर्सनल फायदे पे चले जाएंगे तो आप ओवर प्रोडक्शन करेंगे, सिर्फ अपना जो फायदा है वो सामने रखेंगे, कंट्री के फायदे को जो है वो सामने नहीं रखेंगे। लेज द ग्राउंड वर्क फॉर द कंसेप्ट ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज बाय डेविड रिकार्डो। अब इसने क्या किया है, यहाँ पर आपके पास कुछ कंसेप्ट आ गए। किस चीज का इसने कंसेप्ट दिया? इस थ्योरी के बाद हमारे पास एक नया कंसेप्ट आएगा कंपैरेटिव एडवांटेज का, डेविड रिकार्डो की तरफ से। अब कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होगा? अब यहाँ पर तो सिर्फ ये बात की गई कि एक कंट्री जो है वो वीट प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा जो है वो बिल्कुल वीट प्रोड्यूस नहीं कर रहा। मतलब ये, और इस यहाँ पर बात ये हो रही है कि यहाँ पर एक ही चीज की बात हो रही है और दो कंट्रीज की बात हो रही है। यानी कि इस थ्योरी का के डीमेरिट्स क्या हैं कि इन्होंने फोकस किया सिर्फ दो कंट्रीज पे और सिर्फ एक चीज पे। अब देखिए, ऐसा तो नहीं है कि एक कंट्री में सिर्फ वीट ही प्रोड्यूस है, इसके अलावा भी तो चीजें प्रोड्यूस होनी है। और जो कंट्री 5 यूनिट वीट के प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो किसी और चीज में भी तो स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। कोई ना कोई रिसोर्सेज तो अल्लाह पाक ने उनको भी दिए होंगे कि जिसमें वो स्पेशलाइजेशन करें। तो इस बात पे, इस थ्योरी में किसी किस्म का कोई फोकस या कोई डिस्कशन नहीं करेगी। इस चीज को देखते हुए आगे जो है डेविड रिकार्डो ने अपनी थ्योरी दी। अब देखिए, हमारे पास डेविड रिकार्डो ने कौन सी थ्योरी दी, इसको नाम दिया जाता है कंपैरेटिव एडवांटेज का। कंपैरेटिवली यानी कि कंपैरिजन में आपको जिस चीज में एडवांटेज हो रहा है आप वो चीज प्रोड्यूस करेंगे। अब ये जो थ्योरी थी वो डेविड रिकार्डो ने अर्ली 19th सेंचुरी में ये डेवलप की थी। और इसने फोकस किस पे किया था? फोकस ऑन रिलेटिव एफिशिएंसी। हमने वहां पे सिर्फ टोटल एफिशिएंसी की बात की है, रिलेटिव एफिशिएंसी की बात नहीं की है। हमने सिर्फ एफिशिएंसी की बात की है कि एफिशिएंट तरीके से एक कंट्री जो चीज प्रोड्यूस कर रहा होगा वो आपके पास वो हमारे पास एडवांटेज में आएगा। इसमें जो आपके पास है एब्सोल्यूट एडवांटेज में आएगा। और जो जो कंट्री जो एफिशिएंट तरीके से चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, कम रिसोर्सेज में ज्यादा चीजें जो प्रोड्यूस कर रहा है, उस पर हमने फोकस किया है कि वो कंट्री वो चीज प्रोड्यूस करेगा कि जहां पर वो एफिशिएंटली चीजों को प्रोड्यूस कर रहा होगा। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर एफिशिएंट रिलेटिव एफिशिएंसी की बात करिए रादर देन एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, रिलेटिव एफिशिएंसी की बात हो रही है। रिलेटिव एफिशिएंसी की बात कोई हो रही है कि रिलेटिवली जो कंट्री आपके पास एफिशिएंट होगा वो उस चीज को प्रोड्यूस करेगा। अब इसके की पॉइंट्स क्या हैं कि कंपैरेटिव एडवांटेज में क्या होता है कि इवन इफ अ कंट्री लैक्स एन एब्सोल्यूट एडवांटेज, अगर एक कंट्री को एब्सोल्यूट एडवांटेज में लैक कर रहा है, यानी कि एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं मिल रहा, तो इट कैन बेनिफिट फ्रॉम ट्रेड बाय स्पेशलाइजिंग इन गुड वेयर इट हैज कंपैरेटिव एडवांटेज। तो ये कंट्री क्या करेगा, किसी और कंट्री के साथ अपना कंपैरिजन करेगा कि कंपैरिजन में जो आपके पास एक कंट्री जो महंगी चीज प्रोड्यूस कर रहा है या कम चीज प्रोड्यूस कर रहा है ज्यादा रिसोर्सेज को यूज करके,
तो आपके पास क्या होगा कि कंपैरिजन करके एक कंट्री वो चीज प्रोड्यूस करेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि वो कंट्री जो है वो वीट की प्रोडक्शन ही बंद कर दे, जैसे हम लोगों ने पिछली बात की कि जिसको एडवांटेज नहीं मिला वो वीट की प्रोडक्शन ही बंद करेगा। अब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही कंट्री जो है वो मुकम्मल तौर पर किसी दूसरी कंट्री पे रिलाई करना शुरू कर दे कि जी फलां कंट्री हमें जो है वो वीट को जो वीट हमें देगा। अब होगा क्या कि कंपैरेटिव हम लोग एडवांटेज को देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि आपके पास एक चीज प्रोड्यूस हो रही है, दूसरी चीज प्रोड्यूस हो रही है, यानी मुख्तलिफ किस्म की चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं एक कंट्री में। तो आप उसका कंपैरिजन कर लोगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि कंट्री ए जो है एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग बोथ वाइन एंड क्लॉथ। यानी कि एक कंट्री जो है वो एफिशिएंट है दोनों चीजों में, वाइन में भी और क्लॉथ में, यानी वो दोनों चीजें प्रोड्यूस करा है। जैसे मैंने पिछले जो आपके पास कुछ देर पहले मैंने बताया था कि बात की थी मैंने ऑयल फील्ड्स की, सऊदी अरब की और पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की थी। उसमें देखें कि अब जो है कंट्री ए एफिशिएंट है वाइन में और क्लॉथ में, वाइन और क्लॉथ दोनों प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन रिलेटिवली बेटर एट वाइन। यानी कि कंपैरेटिवली अगर आप बात करें तो वो वाइन को जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर अंदाज में प्रोड्यूस कर रहा है, कम रिसोर्सेज को यूज करके ज्यादा वाइन प्रोड्यूस हो रही है। अब देखिए यहाँ पे मैंने वाइन की एग्जांपल इस वजह से ली है कि हमने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करी है, हम लोग इंटरनेशनल जो है वो लेवल की बात करें जो इकोनॉमिक्स के हवाले से। तो अब ये नहीं सोचना कि भाई ये टीचर ने एग्जांपल डाल दी वाइन की, ये तो हराम है या इस किस्म की चीज। हम ओवरऑल बात करें तो हम यहाँ पर किसी भी कंट्री की किसी भी चीज की कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो देखें कंट्री ए जो है वो एफिशिएंट है प्रोड्यूसिंग किस चीज की प्रोडक्शन में, वाइन में और क्लॉथ में, दोनों चीजें प्रोड्यूस हो रही है। जैसे पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान क्लॉथ और जो ऑयल फील्ड्स हैं वो हमारे ऑयल जो है मुख्तलिफ किस्म की माइनिंग चल रही है, लेकिन हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कंट्री ए है ये बेटर किस चीज में है, ये वाइन में है। जैसे पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें कि क्लॉथ की एग्जांपल लें और साथ में ऑयल की बात करें, तो पाकिस्तान जो है ऑयल और क्लॉथ दोनों की उसकी प्रोडक्शन चल रही है, लेकिन कंपैरेटिवली वो बेटर है किस चीज में, क्लॉथ में। क्लॉथ जो है वो यानी कि जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें बेटर है, वो हम लोग हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, वो हम आसानी से और कम रिसोर्सेज को यूज करके प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए जो कंट्री बी है, कंट्री बी इज लेस एफिशिएंट। कंट्री बी जो है वो ओवरऑल लेस एफिशिएंट है, लेकिन वो किस चीज में बेटर है, वो क्लॉथ की प्रोडक्शन में वो बेटर है एज कम्पेयर टू वाइन। जैसे कि यहाँ सऊदीया की बात करें, कंट्री बी को सऊदीया लें, वो ओवरऑल लेस एफिशिएंट है, लेकिन वो बेटर है किस चीज में कि आपके पास जो ऑयल फील्ड्स हैं या आपके पास ऑयल की प्रोडक्शन और ऑयल की जो ऑयल से मुतल्लिका जो भी आपके पास जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं उसमें वो जो है वो बेटर है। तो कंट्री बी यानी सऊदीया क्या करेगा, सऊदीया सिर्फ जो है अपनी ऑयल फील्ड्स पे फोकस करेगा और पाकिस्तान जो है अपनी क्लॉथिंग पे फोकस करेगा, ठीक। अब यहाँ देखिए ट्रेड अलाउ ईच कंट्री टू बेनिफिट बाय फोकसिंग ऑन देयर कंपैरेटिव एडवांटेज। अब इन दोनों के दरमियान ट्रेड कैसे अलाउ होगी कि जो कंट्री है उन्होंने फोकस कहाँ पे किया है, कंपैरेटिव एडवांटेज में, यानी कंपैरेटिवली जिस चीज में उनको एडवांटेज ज्यादा हो रहा था वो चीज प्रोड्यूस कर ली, और जो कंपैरेटिवली एडवांटेज में जो जो चीजें प्रोड्यूस हुई है फिर वो कंट्री ए और बी आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। कंपैरेटिव एडवांटेज एक्सप्लेन, ये जो आपके पास पिछली हम लोगों ने बात की है कंपैरेटिव एडवांटेज की, कंट्री ए जो है वो वाइन में और क्लॉथ में बेटर है और कंट्री बी जो है वो लेस एफिशिएंट है उसमें क्लॉथ और वाइन में, लेकिन बी जो है वो लेस एफिशिएंट है उसमें, ओवरऑल लेस एफिशिएंट है, लेकिन जो है क्लॉथ में वो एज कम्पेयर टू वाइन वो ज्यादा बेटर है। तो वो जो कंट्री बी है वो किस चीज में स्पेशलाइजेशन करेगा, वो क्लॉथ में स्पेशलाइजेशन करेगा, और कंट्री ए जो है वो वाइन में स्पेशलाइजेशन करेगा, और इन दोनों कंट्रीज के दरमियान जो है वो आपके पास जो ट्रेड है वो हो जाएगी, आपस में इनकी ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास है इम्प्लीकेशन ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, और जो क्रिटिसिज्म है, लिमिटेशंस हैं, ये हम लोग देखते हैं। इम्प्लीकेशन ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, अब कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो आपके पास इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, यानी इम्प्लीमेंट ये कहाँ कहाँ पे हो रहा है। ग्लोबल एफिशिएंसी इंकरेज कंट्री टू एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली। अब जब आपके पास इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट हो गई है तो ये क्या करेगा कि कंट्रीज को इनकरेज किया जाता है किस चीज में कि अपने जो रिसोर्सेज की बेहतरीन तरीके से एलोकेशन करें और एफिशिएंटली एलोकेशन करें। एफिशिएंटली एलोकेशन का मतलब क्या है कि कम रिसोर्सेज को यूज करते हुए आप ज्यादा चीज प्रोड्यूस करें। जब आपके पास ग्लोबल ट्रेड की बात आएगी
तो वहां पर आपके पास आप इस तरह से नहीं कर सकते कि जिस किस्म की भी जिस तरह से भी चीज प्रोड्यूस कर दी सो कर दी। आप इंटरनेशनली आप एक अपनी कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि आप पूरी की पूरी आपकी जो चीज है वो पूरी की पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप कभी ये नहीं चाहेंगे कि आपके जो कंट्री है वहां पे आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कभी भी आप ये नहीं चाहेंगे कि आपका आपके जो कंट्री है वहां पे अपनी चीजों की आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े, या आपकी एक आप ये कह लें कि आपको डी वैल्यू किया जाए वहां पे आपकी चीजों की वैल्यू पे। उसके बाद म्यूचुअल बेनिफिट कैसे होते हैं कि ऑल पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कैन गेन फ्रॉम ट्रेड एनहांसिंग ओवरऑल वेलफेयर। अब यहाँ से क्या होता है कि म्यूचुअल बेनिफिट जब आप इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें म्यूचुअल बेनिफिट मिल जाते हैं। वहाँ पे ऐसा होता है कि अपनी चीजें हम लोग लेके जाते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज अपनी चीजें लाए होते हैं, तो वहाँ पर उनकी आपस में एक्सचेंज भी हो जाती है। और जो आप ये कह लें कि जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं वो गेन करते हैं ट्रेड से। क्या चीज गेन करते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की चीजों से, फॉर एग्जाम्पल कि वहां पर इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपकी कोई चीज आपने रिप्रेजेंट की हुई है वो किसी दूसरे कंट्री को चीज पर पसंद आ जाती है तो वहां पे उस चीज की ट्रेड स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उस चीज को एज अ सैंपल ले लिया जाता है और उसकी आपको पेमेंट करी जाती है। और बाद में फिर आपके पास जो ऑफिशियल तरीके से जो मुख्तलिफ किस्म के एग्रीमेंट्स होते हैं और वहां से आपकी जो ट्रेड है वो स्टार्ट हो जाती है। और ओवरऑल इसमें क्या होता है कि आप वेलफेयर को फोकस करते हैं, अपने पर्सनल आप ये कह लें कि पर्सनल बेनिफिट को फोकस नहीं करते। फिर बेसिस ऑफ मॉडर्न ट्रेड पॉलिसीज। मॉडर्न ट्रेड पॉलिसीज क्या आती है कि फाउंडेशन फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इस चीज में क्या होता है कि आप अपनी जो ट्रेड है फ्री कर देते हैं। फ्री किस तरह से करते हैं कि लाजमी बात है कि हर कंट्री के पास हर चीज मौजूद नहीं होती, लाजमी किसी न किसी कंट्री को किसी न किसी चीज में कोई ना कोई प्रॉब्लम पेश आ रही होती है। तो क्या होता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए जाते हैं कि आपके पास जो आपकी ट्रेड है यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आपकी कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि लाजमी बात है कि एक कंट्री किसी से कोई चीज ले रहा है तो बदले में देनी भी है। तो ये दोनों कंट्रीज आपस में जो है एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आपकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे किसी किस्म की कस्टम ड्यूटीज जो नहीं लगाई जाएगी। और फिर इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स कर लेते हैं मुख्तलिफ किस्म के जो कंट्रीज होते हैं, जैसे कि चाइना और पाकिस्तान की हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। इस तरह से मुख्तलिफ कंट्रीज जो है पार्टनरशिप कर लेते हैं। चाइना के पास रिसोर्सेज हैं, सॉरी चाइना के पास जो है वो आप ये कह लें कैपिटल है, और पाकिस्तान के पास लेबर फोर्स है। तो इन लोगों ने इन दोनों कंट्रीज ने आपस में इकोनॉमिक पार्टनरशिप की है। अब इसकी क्रिटिकल जो एनालिसिस है वो या लिमिटेशंस क्या है, अजम्पशन है। अजम्पशन इसमें जो आपके पास ये जो थ्योरी दी गई इसमें अज्यूम ये किया गया कि आपके पास परफेक्ट कंपटीशन होता है। और लेकिन देखिए परफेक्ट कंपटीशन की आपने 5 कंडीशन पढ़ी थी, वो 5 कंडीशन कहीं पर भी पूरी नहीं हो सकती हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है कि इमोबाइल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इमोबाइल है, वो मूव नहीं कर सकते। हालांकि ऐसा नहीं होता कि आपका जो लेबर है वो मूव ना कर सके, आपका कैपिटल जो है वो जो मूव ना कर सके, इंटरप्रेन्योर मूव ना कर सके। तो यहाँ पर इन्होंने ये अज्यूम किया कि आपके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो इमोबाइल है। अब इमोबाइल क्यों है कि अगर आपके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मोबाइल हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे, तो फिर आपके पास जो है किसी कंट्री को आप ये कह लें कि कंपैरेटिव जो एडवांटेज है वो नहीं होगा, क्योंकि हमारी जिस जिस चीज में उनको प्रॉब्लम आ रही है वो चीजें उनके पास पहुंच जाएंगी तो वो अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। एंड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में नॉट होल्ड ट्रू। अब ये कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न, हमें कांस्टेंट रिटर्न मिल रहा होता है, यानी जितना हम लोग इनपुट दे रहे होते हैं उतनी ही आउटपुट मिल रही होती है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि इंटरनेशनल ट्रेड में जितनी आपने इनपुट दी है उतनी ही आपको आउटपुट मिल रही है। हो सकता है जो दूसरा कंट्री है जिसको आपने जो एक्सपोर्ट करना है वो कंट्री हो सकता है आने वाले कुछ टाइम पीरियड के अंदर जो अपने ही रिसोर्सेज को यूज करके अपनी ही कंट्री में वो चीज प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, तो आपको वैसा रिटर्न नहीं मिल जाता। डायनामिक फैक्टर्स क्या है, निग्लेक्ट चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड कंपैरेटिव एडवांटेज ओवर टाइम। इन्होंने यहाँ पर आपके पास टेक्नोलॉजी की बात नहीं की है कि जो आपके पास चेंजेस आती हैं टेक्नोलॉजीज में, कि जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम जो टेक्नोलॉजीज में चेंज आ रही है तो मुख्तलिफ कंट्रीज क्या होते हैं कि वो टेक्नोलॉजीज को यूज करके अपनी कंट्री में चीजें प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं की गई है कि आपके पास जो टेक्नोलॉजी है उसमें एडवांसमेंट आएगी और जो कंट्रीज हैं वो अपनी मुख्तलिफ किस्म के कंट्रीज जो हैं वो अपने ही रिसोर्सेज को यूज करके चीजें प्रोड्यूस कर लेंगे, ये बात यहाँ पे नहीं की गई है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है कि गेन फ्रॉम ट्रेड, जो हमें गेन मिलता है यानी जो हमें आउटपुट मिलती है ट्रेड से, मे नॉट बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन कंट्रीज। कि जो आपको गेन मिल रहा होता है वो कंट्री के अंदर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, यानी कि जो इंटरप्रेन्योर है वो ज्यादा प्रॉफिट अपने पास रख लेता है और बाकी जो उसने गवर्नमेंट को देना होता है वो कम दे। तो उसके बाद कंक्लूजन है हमारे पास
कंक्लूजन क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है ग्लोबल इकोनॉमी में। मुख्तलिफ किस्म के बेनिफिट्स हमें मिल रहे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो हमें चैलेंजेस मिल रहे होते हैं, उन चीज़ों को देखना है, लेकिन साथ साथ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। उसके बाद क्लासिकल थ्योरीज हैं, क्लासिकल थ्योरीज जो है वो फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ जो आपके पास जो कम्प्लेक्सिटीज आ रही हैं, या कुछ ना कुछ हमें क्रिटिकल एनालिसिस देखना पड़ रहा है कि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजीज मॉडर्न इकोनॉमिक जो कम्प्लेक्सिटीज हैं उसको निगलेक्ट किया गया है, या आपके पास जो टेक्नोलॉजीज हैं उनकी बात नहीं की गई। यानी क्लासिकल थ्योरीज हमें जो फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ आपके पास जो आप ये कह लें उनके डीमेरिट्स या उनका जो क्रिटिकल एनालिसिस है या उनकी लिमिटेशन हमारे पास सामने आ रही है। उसके बाद है जो अंडरस्टैंडिंग दी डायनेमिक्स, इन डायनेमिक्स को हम अंडरस्टैंड करने के बाद ये किस चीज में हमें हेल्प कर रहे होते हैं, हेल्प इन क्राफ्टिंग पॉलिसीज, पॉलिसी मेकिंग में हमारे पास हेल्प कर रहे होते हैं, और मैक्सिमाइज बेनिफिट एंड मिनिमाइज जो है एडवर्स एफर्ट्स। यहाँ पे हमारा जो फोकस होता है वो मैक्सिमम बेनिफिट पे होता है, और जो हमारा फोकस जो है कि हमारा बेनिफिट जो है वो मैक्सिमम हो, और मिनिमम हमारे पास जो एडवर्स इफेक्ट उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो हमें कम से कम बर्दाश्त करना पड़े। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो ये कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह कल जो है हम लोग ब्रिटल ओरन एंड एली अक्षर की जो इंटरनेशनल ट्रेड की जो आपके पास थ्योरीज हैं वो देखेंगे, जो इन दोनों से के जो क्रिटिकल एनालिसिस हमने किया, इन दोनों की जो क्रिटिकल जो व्यू था उन चीज़ों को वो फोकस करेगी, और वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएंगी।